Assalamu alaikum dear students. Today is the fourth lecture of your online class. आज के इस टॉपिक में हम स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोम के हवाले से। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखेंगे और आपको इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट दी जाएगी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले हमने ये देखना है। स्ट्रेन एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेन जो है वो चेंज को डिनोट करता है। आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि स्ट्रेन मींस के चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। तो उस चेंज को लाने के लिए हमें जितना उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है या जितनी उसके लिए एनर्जी सर्व करनी पड़ती है उसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। सिंपली आप कह सकते हैं द वर्क डन इन डिफॉर्मिंग मटेरियल, या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। अब अगर आप इस पिक्चर में स्प्रिंग को देखें तो आप देखेंगे कि इस तरफ से फोर्स अप्लाई की गई है तो लूप्स के दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता ही है कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। क्योंकि हमने इसकी पोजीशन में चेंज ले आए हैं, हम इसकी पोजीशन हमने जो इसकी ओरिजिनल थी उसको इंक्रीज कर दिया है, तो इस वक्त इस मटेरियल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म्ड मटेरियल भी आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, या सिंपली आप इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप मीन पोजीशन से किसी भी मटेरियल को डिस्प्लेस कर देते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फोर्स एक्सटेंशन कर्व की ज़रूरत होती है। उससे निकालने के लिए सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं कि एक अदद वायर है, उसे हमने एक एंड से बांधा हुआ है और दूसरी एंड से हमने यहाँ पर वेट हैंग किया हुआ है, और जो वेट है उसके हैंग करने की वजह से जो मेटल वायर है उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई है, उसके अंदर चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस हो गया है। अब जैसे जैसे हम इस वेट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमने बेसिकली इस फोर्स और जैसे जैसे उस फोर्स के लगाने से चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होता जाएगा, यानी एक्सटेंशन आती जाएगी, उसके दरमियान में कर्व प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, उसे ही हम फोर्स एक्सटेंशन कर्व कहते हैं। अब ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, आपकी बुक से ये पिक्चर ली गई है, आपकी बुक में मौजूद है। अब इस के अंदर हमने ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ इलास्टिक रीजन के अंदर रहे। प्लास्टिक रीजन को हमने कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ इलास्टिक रीजन के अंदर अंदर इस ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। यह आपका प्रोपोर्शनल लिमिट वाला पॉइंट है, यह आपका इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है। अब जैसे जैसे फोर्स आपके पास अप्लाई की इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है, फोर्स इंक्रीज होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सटेंशन यानी ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है, ये चेंज इन लेंथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इंक्रीज होती जाती है। आपको पता है वर्क जो है वो प्रोडक्ट होती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट चूंकि यहाँ पर चेंज इन लेंथ है इसीलिए हम उसे एक्सटेंशन यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब हम सिर्फ जो है वो F1 और L1 इन दो के दरमियान में वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला आपके पास एक जनरल फार्मूला आ जाएगा तो वो हम पूरे ग्राफ पे इजीली एटलीस्ट जहाँ पर ये तक ये स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ F1 और L1 के दरमियान में रहना है, मतलब OAB के दरमियान में। अब चूंकि आपके पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, आप साथ साथ वक्त के साथ साथ लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, इसीलिए जो आपके पास स्ट्रेन है वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। फोर्स के बढ़ने से लेंथ, जो चेंज इन लेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा, इसीलिए आपके पास ये जो ग्राफ है वो आपके पास एक अदद स्ट्रेट लाइन है और आगे से ये कर्व भी हो जाता है। तो हमने चूंकि F1 और L1 को कंसीडर करना है इसीलिए इसके दरमियान में ये जितने भी लाइन है इसको हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में, स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये सब एक डेल एक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं, इन सब का नाम डेल एक्स दिया है। अब डेल एक्स क्यों दिया है? फॉर अ सिंगल फोर्स, क्योंकि जब आपके पास ये फोर्स नहीं थी, पिछला लोड लगा हुआ था, पिछला वेट आपने फर्ज किया 10 किलो आपने यहाँ पे लोड लटकाया हुआ था साथ,
तो तब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो x1 थी। जैसे ही आपने उस 10 kg को 20 kg में चेंज किया तो वो डिस्प्लेस हो गई मेटल वायर, उसके अंदर चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो गया और वो x2 पोजीशन पर आ गई। तो ये पूरी की पूरी चेंज इन लेंथ आपके पास इस फोर्स के लगाने की वजह से हुई है, मीन्स आपके नए वेट है उसके अंदर एंटर करने की वजह से हुई है। तो इस वजह से आपके पास ये जो चेंज इन लेंथ है जिसे हम डेल एक्स से, ये पूरा एक सेक्शन है, ये सिंगल फोर्स की वजह से है। तो आपको पता है वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेस हो गई है इसलिए हम वर्क को डिनोट करेंगे F इंटू डेल एक्स। अब ये जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं इनको हम आहिस्ता 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 प्लस करते जाएं तो आपके पास F1 L1 के दरमियान तक का पूरे का पूरा जो वर्क डन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हमें अगर आप ये देखो फिगर को ध्यान से, तो ये एक अदर ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल का फार्मूला OAB ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। 1/2 साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे OA है और परपेंडिकुलर जो है वो AB है। तो OA की वैल्यू आपको पता है L1 है और A से B तक की जो आपके पास फासला है वो F1 है। तो आपके पास F1 और L1 के दरमियान में जो टोटल वर्क डन आ गया वो आपके पास आ गया F1 और L1। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिव्स यू द वर्क डन। ये जो जितना भी एरिया अंडर द कर्व होता है यह आपको वर्क डन देता है। वर्क डन जो है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया, जैसा हमने शुरू में स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसीलिए हम इसको वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 F1 L1। अब स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, आपके पास यही जो स्ट्रेन एनर्जी है, ये जो हमने भी फार्मूला कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 F1 L1। हम यहाँ पर यंग्स मॉडुलस मतलब चाहते हैं कि इस फार्मूले में कहीं पर यंग्स मॉडुलस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, आपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस की वैल्यू आपको पता थी, फोर्स ओवर एरिया थी। हमने फार्मूले को रीअरेंज किया था, चेंज इन लेंथ को यहाँ पर L1 से शो किया हुआ है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर से मैच करें तो कंफ्यूज ना हो। वहाँ पर हमने डेल L से डिनोट किया था, यहाँ पर L1 से डिनोट किया है, इसीलिए क्योंकि आपकी बुक में यही टर्म्स यूज हो रही हैं। अब F1 L1 मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके पास इस फॉर्मूले में F1 L1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर सकूँ। तो उसके बनाने के लिए सबसे पहले मैं F1 को अकेला किया, A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया Y के साथ, L1 भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, L जो है ये यहाँ पर आके डिवाइड हो गया। फिर इसी तरीके से मैं दोनों तरफ क्या करूँगी, L1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये पूरी की पूरी फॉर्म चाहिए, और 2 से डिवाइड कर दूँगी। जब मैंने ऐसा किया तो ये 1/2 L1 F1 इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो सारे का सारा फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया, मीन्स स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल आ गया। यहाँ पे L1 2 है तो वो बेस सेम हो तो पावर Z हो जाएंगी, तो आपके पास फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा YL1 स्क्वायर A ओवर 2L। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आपकी बुक में सिंपली Y की जगह E लिखा हुआ है, यंग्स मॉडुलस को आप E से भी डिनोट कर सकते हो। मैंने E यहाँ पर इसलिए यूज नहीं किया ताकि आप इस E और यंग्स मॉडुलस के E से कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, एक छोटा सा नोट है, ये आपके लास्ट वाली लाइंस के ऊपर एक हेडिंग बनाई गई है। ये कहता है कि हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया वो F1 और L1 तक का किया, लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंशन L1 से L2 आप मजीद फोर्स लगाएं और L1 से L2 तक आपके पास रीजन आ जाए, ग्राफ आ जाए, तो उसका एरिया आपके पास अगर आप गौर करें तो ABCD ये एक अदर ट्रेपेजियम बन रही है। ये जो शेप है B से C और ये C से D A और ये B, तो ये ट्रेपेजियम बन रही है। तो हम इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास एक्सटेंशन मजीद इंक्रीज कर दी जाए या आप जो है वो टोटल एरिया अगर आपने निकालना है तो वो बनेगा OHG का, ये वाला रीजन बनेगा। तो आप अगर गौर करो अपने ग्राफ के ऊपर तो C से लेकर O और ये D,
ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। ये ट्रायंगल के ऊपर आप उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करोगे जिस तरीके से अभी हमने कैलकुलेट किया है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आपके पास OCD जो है वो आपके पास एक अदर ट्रायंगल बन रही है, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे। और अगला जो रीजन है वो आपके पास CDHG, ये वाला जो रीजन आपके पास बन रहा है ये आपके पास ट्रेपेजियम बन रहा है। आप इसके ऊपर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फार्मूला अप्लाई करोगे तो जो टोटल आपके पास एरिया इस पूरी ग्राफ का बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये आपके पास OCD बनेगा और एरिया ऑफ ट्राइपेजियम जो है वो DCHG बनेगा। अच्छा जी, अब आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। जिस तरीके से स्लाइड्स बनाई गई हैं उसी तरीके से आपने तरतीब रखनी है। मैंने ग्राफ 2-3 बार बनाया हुआ है लेकिन आपने एक ही बार बनाया है, अंडरस्टूड है। इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो एक ही है, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। और आप बेटर है कि इसका यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला लिखते। अब असाइनमेंट की तरफ आ जाए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 17.3 इसके यंग्स मॉडुलस वाले फार्मूले से सॉल्व होगी। आपने वो सॉल्व करनी है रजिस्टर के ऊपर, उसकी पिक्चर लेनी है जो आपका असाइनमेंट वाला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके अंदर सेंड करनी है, अपना नाम और रोल नंबर उस पर मेंशन करना है। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप असाइनमेंट के लिए बनाया गया है, हर असाइनमेंट की 4 दिन तक आपको मतलब उसकी डेट होगी सबमिशन की, उसके बाद आपको असाइनमेंट सबमिशन अलाउ नहीं होगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।